हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। आप लोगों का मैथ्स का पेपर चल रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियोस डाली नहीं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और मैथ्स का पेपर मुझे पता लगा है कि थोड़ा सा लेंदी आया था, बट डोंट वरी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का जैसा भी पेपर आएगा विल डू आवर बेस्ट। हम अपनी बेस्ट तैयारी करेंगे सो दैट कि अगर पेपर थोड़े से मुश्किल आते भी हैं तो वील बी एबल टू डू इट। ओके, तो मैं किस चीज़ के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ बच्चे? इकोनॉमिक्स का एक रिवीजन शेड्यूल लेकर के आया हूँ। रिवीजन शेड्यूल कैसे है बच्चे? आपकी टोटल कितनी छुट्टियां इकोनॉमिक्स के पेपर में? 1 2 3 4 5 6 7 छुट्टियां हैं। आज 11 तारीख है। आप लोग जिस टाइम में वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप लोग अपना इंग्लिश का पेपर देने गए हुए होंगे। तो जब आप लोग आओगे तो आपको एक रेडी शेड्यूल मिलेगा फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो बच्चे 7 डेज में है क्या प्लान बता देता हूँ। मैंने आपके 7 डेज में चैप्टर्स बांट दिए, 3 3 चैप्टर्स करके। ओके, तो पहला टॉपिक मैंने रखा आपका फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट, बीओपी और एफएक्स। गवर्नमेंट बजट, बीओपी और एफएक्स। आज आप आओगे एक स्कूल के बाद, रेस्ट करोगे। रेस्ट करने के बाद बच्चे आपके पास कल दोपहर में 4 PM तक का टाइम है। 4 PM तक का टाइम है। आपको ये 3 चैप्टर जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस भी ऑथर को आप फॉलो कर रहे हो, कोई अगर आप वाईटी चैनल फॉलो कर रहे हो, उनका वन शॉट देखना है तो आप देख सकते हो। आपको ये 3 चैप्टर्स रेडी करने हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स को। ये है नहीं, आराम से रेडी हो जाएंगे। कल दोपहर में 4 बजे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक टेस्ट पोस्ट करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे एक टेस्ट पोस्ट करूंगा बच्चों, 4 बजे। 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। और 5 से 6 या 5:30, जितना भी टाइम लगेगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोग इस टेस्ट की आंसर की को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट की आंसर की को डिस्कस करेंगे बच्चे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चूज कर करके डाले हैं इसके अंदर। पीवाईक्यूज भी है, नए क्वेश्चंस भी हैं, और मॉडरेट लेवल के भी हैं, इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। ठीक है ना? तो आप लोग इस टेस्ट को तैयार कीजिए। आपको 3 चैप्टर्स आज रेडी करने, घर आने के बाद कल दोपहर में 4 बजे तक। किसी का अगर इससे पहले हो जाता है, कल शाम को 4 बजे से पहले 3 चैप्टर रेडी, तो वो अगला कोई टॉपिक उठा सकता है या फिर अकाउंट्स पे फोकस कर सकता है। बच्चे अकाउंट्स में आपके पास सिर्फ 6 दिन की छुट्टियां, और अकाउंट्स का कोर्स बहुत लंबा है, तो आप लोग अकाउंट्स पे भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चे? परसों आपका रिफॉर्म्स का टेस्ट है। रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी के पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, यानी कि इंडिपेंडेंस से लेकर के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तक के 3 चैप्टर्स। देन 14 तारीख को होली वाले दिन आपका एडीएएस का टेस्ट है। एडीएएस भी बच्चे सिंपल सा चैप्टर है, पहला ही चैप्टर उसमें थोड़ा लंबा है। बाद में इनकम डिटर्मिनेशन और एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, बहुत छोटे छोटे से दोनों चैप्टर्स है। तो न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अंदर, सब कुछ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका होली के बाद 15 तारीख को एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया चाइना का टेस्ट है। देन फिर 16 को आपका नेशनल इनकम के चारों चैप्टर्स प्लस मनी बैंकिंग, और लास्ट आपका टेस्ट है एचसीएफ प्लस रूरल डेवलपमेंट का। ओके गाइज, तो ये आपका अगले 5 से 6 दिन का शेड्यूल है। और लास्ट में क्या आपका एक 3 आवर्स का फुल कोर्स टेस्ट होगा एग्जाम से पहले वाले दिन। 3 घंटे आपको मिलेंगे। टाइमिंग्स में अपडेट कर दूंगा कि किस टाइम पर होगा। और सिमिलरली टेस्ट के बाद हम इसकी आंसर की भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, राइट? ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम पे भी इकोनॉमिक्स के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा ये शेड्यूल। तो आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। इन दोनों कम्युनिटीज के एड्रेस आपको मेरे यूट्यूब के बायो में मिल सकते हैं, प्लस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों को डाल दूंगा। ठीक है ना? इसके अलावा एक और बात, मैं रोज सुबह 11 बजे आप लोगों के साथ 20 से 30 एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा, जिसको कि हम लोग करेंगे। वो मैं लाइव में नहीं करूंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग डालूंगा। पेपर डिस्कशन हम वाईटी लाइव में करेंगे, राइट? तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों के लिए सैंपल के लिए 10 एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग ये एमसीक्यूज मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं एमसीक्यूज पे चलते हैं। ओके, तो पहला एमसीक्यू क्या है बच्चे? आपका पहला एमसीक्यू है, फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। बच्चे क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो हमें वापस देनी पड़ेगी। ठीक है? तो क्लेम, जब हमें एड्स मिलती है, एड मतलब हमको हेल्प मिलती है, तो बच्चे जो हेल्प होती है वो यूनिलेटरल होती है। ऐसा नहीं होता कि आप हमारी सरकार की किसी ने हेल्प करी और वो बोलेगा हमें ये पैसे वापस दे दो। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है कि जब फॉरेन ग्रांट्स मिलती है सरकार को तो उसके ऊपर कोई क्लेम्स नहीं होते हैं, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बच्चे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपनी इक्विटी को डिस्पोज ऑफ करती है, मार्केट में बेचती है।
इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चे ये सरकारी कंपनियां किसके एसेट होती है? सरकार के ही एसेट्स होते हैं। तो जब आप ये अपनी इक्विटी बेचेंगे तो क्या होगा? इनके एसेट्स, सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1991 as an immediate measure to resolve the BOP crisis। BOP crisis का मतलब क्या था बच्चे? हम BOP डेफिसिट में थे, हम BOP डेफिसिट में थे, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम थे, हम BOP डेफिसिट में थे। तो रीजन क्या है बच्चे इसका? अच्छा पहले पढ़ते हैं। द रूपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। तो हमारे रूपी को क्या करा गया था? सरकार ने डीवैल्यू कर दिया था। डीवैल्यू का मतलब बच्चे हमारी खुद की करेंसी क्या हो गई थी? सस्ती हो गई थी। जब हमारी करेंसी सस्ती हो जाएगी, जब हमारी होम करेंसी बच्चे, जब हमारी होम करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा? लोग हमारी चीज को बढ़ बढ़ के खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है? भाग भाग के खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई चीज खरीदनी है, एप्पल का आईफोन खरीदना है सपोज करो, अगर वो सस्ता हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? भाग भाग के उसको खरीदोगे। तो हमारी होम करेंसी जब सस्ती हुई तो सब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। खरीदने से क्या होगा बच्चे? जब हम अपनी होम करेंसी बेचेंगे तो बदले में हमारे पास क्या आएगा? फॉरेन करेंसी आएगी। तो devaluation of currency was emitted to replenish the deteriorated foreign exchange reserves। तो बच्चे ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि 1991 में हमारा बीओपी क्राइसिस यानी डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या किया? अपने होम करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, सो दैट कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाए। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज आर अंडरटेकन अंडर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। बच्चे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? ध्यान से 1991 में हमारी सरकार ने एनईपी के अंदर दो तरीके के मेजर्स करे थे। एक होता है स्टेबिलिटी मेजर्स, एक थे स्टेबिलिटी मेजर्स और एक थे स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स बच्चे, स्टेबिलिटी मेजर का मतलब क्या होता है कि एकदम से जो उथल पुथल हो रही है, एकदम से जो उथल पुथल हो रही है उसको शांत करना, राइट? तो एकदम से उथल पुथल जो हो रही थी उसके अंदर दो चीजें थी। एक तो था हमारा बीओपी क्राइसिस जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और दूसरा था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था। तो ये दोनों चीजों को इमीडिएटली सेटल डाउन करने के लिए जो मेजर्स लिए गए उनको बोलते हैं स्टेबिलिटी मेजर्स, ठीक है? और स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब होता है बच्चे लॉन्ग टर्म मेजर्स की ये जो गड़बड़े हो रखी है हमारे देश में वो दोबारा से ना हो, तो हम लॉन्ग टर्म में चीजों को कैसे ठीक करें। तो बच्चे लॉन्ग टर्म में चीजों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, करेक्टिंग बीओपी ये नहीं है इसका आंसर, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ये भी इसका आंसर नहीं है। ये दोनों किसके थे? स्टेबिलिटी मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या था बच्चे? इंप्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसीज, कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसीज है उनको लॉन्ग टर्म में ठीक किया जाए, सो दैट कि दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा करके हम सेल्फ रिलायंस के गोल को अचीव कर सकते हैं, और ये भी हमको लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाने वाला था। तो ये दोनों मेजर्स कौन से थे? स्ट्रक्चरल मेजर्स थे। आई होप कि आपको आंसर क्लियर होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 3 and 4 ओनली, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे, ये मैंने बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन गलत करते हुए देखा है। इसके अंदर एक लेडी बना रखी है और इसके अंदर क्या है? लेडी के पास दिखा देता हूँ फोटो को बड़ा करके। ये पीछे कुछ डब्बे रखे हुए हैं और ये लेडी मधुमक्खियां पाल रही है, राइट? बी फार्मिंग कर रही है, राइट? तो पूछा गया है बच्चे कि बी फार्मिंग किस चीज के अंदर आता है? स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड्स टेक अप द बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज मे बी एनविजेज्ड एज डाइवर्सिफिकेशन डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये मधुमक्खियां देख के इसका आंसर एनिमल हस्बेंड्री लिख देते हैं, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हॉर्टिकल्चर, राइट? कुछ बच्चों ने तो पोल्ट्री पे भी टिक कर दिया। पोल्ट्री बच्चे आएगा आपका हेन एंड एग से रिलेटेड, जब आप काम करोगे तो दैट कम्स अंडर पोल्ट्री, राइट? नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, इफ द फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस। बच्चे, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है?
अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज बनाई जिसकी सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपए, क्लियर है, और मार्केट प्राइस इसका कम है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट दे रखा है ज्यादा है, और मार्केट प्राइस है बच्चे इसका 95 रुपीज। तो ये 5 रुपए क्या होंगे, ये 5 रुपए क्या होंगे, ये 5 रुपए सब्सिडी होगी। सपोज करो इसके ऊपर टैक्स लगता था, इसके ऊपर पहले तो टैक्स लगा 100 रुपए के ऊपर, पहले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे 25 रुपए के, मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे, और ये पहुंच गया 125 का, और फिर सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी दे दी बच्चों 30 रुपीज की। तो लेस करेंगे सब्सिडीज, सब्सिडी सरकार ने दे दी इसके ऊपर 30 रुपीज की, तो फाइनली आपका मार्केट प्राइस कितना हो गया 95। इसका मतलब क्या है, सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, बच्चे फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडियाज। बच्चे फॉरेन एम्बेसी कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, ना कि वो जिस कंट्री में लोकेटेड होती है उसमें नहीं आती। तो इसका आंसर इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, राइट। सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है। आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ आर बच्चे सिनोनिम्स, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये एक ही वर्ड है। सर डिफरेंट वर्ड कौन सा है, डिफरेंट वर्ड है बच्चे जियोग्राफिकल टेरिटरी, जियोग्राफिकल टेरिटरी इज द डिफरेंट वर्ड। तो अगर यहां पर होता आंसर कि फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर द पार्ट ऑफ इंडियाज जियोग्राफिक टेरिटरी, जियोग्राफिक टेरिटरी का मतलब ये आपके मैप में आती है, देन जियोग्राफिक टेरिटरी विल बी द करेक्ट आंसर। बट ये दोनों सेम चीजें हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, जिस कंट्री की फॉरेन एम्बेसी है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। सो द करेक्ट आंसर बच्चे फॉर दिस विल बी नॉन ऑफ द अबव। देखो कितने सारे बच्चों ने गलत कर रखा है, राइट। नेक्स्ट है क्रॉकरी इन द होटल। क्रॉकरी इन अ होटल इज अ कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और नन ऑफ दीज। बच्चे कैपिटल गुड क्या होता है बच्चे, कैपिटल गुड होते हैं जो कोई फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेती है, राइट, इन्वेस्टमेंट के लिए लेती है। फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी वगैरह हो गई, राइट, तो दीज आर कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स ये क्या होते हैं बच्चे, जो कि आप खा पी करके खत्म कर देते हो, राइट, कंज्यूम कर लेते हो, तो ये कंज्यूम करके खत्म कर लेते हो। कंजम्पशन गुड भी कौन से होते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ क्रॉकरी ना होटल, क्या क्रॉकरी ना होटल कोई खा जाएगा, कंज्यूम हो जाएगी क्रॉकरी, नहीं। क्या वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो चीज गई और फाइनली खत्म ही हो गई। क्या किसी होटल में कप प्लेट्स जो होते हैं या स्टील के बर्तन होते हैं तो क्या वो खत्म हो जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, नहीं बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही करेक्ट आंसर इज कैपिटल गुड। तो बच्चे क्रॉकरी इन होटल इज अ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्यों है, ये इन्वेस्टमेंट होती है, जिस होटल की जितनी ज्यादा अच्छी क्रॉकरी होगी वो उतने ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल गुड। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, एमपीसी हमने पढ़ा था बच्चे, एमपीसी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में टॉगल करती है, राइट। एमपीसी की वैल्यू विल रिमेन बिटवीन 0 एंड 1। एमपीएस की वैल्यू भी बच्चे हम लोगों को पता है 0 और 1 के बीच में ही रहती है, राइट। एपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई का मतलब क्या है कि आप कमाते तो 100 रुपए हो और सेव कर लेते हो 110 रुपए। क्या ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, एपीसी। एपीसी का मतलब क्या है कि आप 100 रुपए कमाते हो और 110 रुपए खर्च कर लेते हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप 100 रुपए तो अपनी करंट इनकम में से खर्च कर रहे हो और 10 रुपए अपनी पास्ट सेविंग्स में से खर्च कर रहे हो। सो बच्चे एपीसी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है, एपीसी। चलो जी आगे चलते हैं। ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एडी फंक्शन, राइट। ग्राफिकली एडी फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग डैश एंड डैश फंक्शन। बच्चे एडी फंक्शन होता क्या आपका, एडी फंक्शन होता है सी प्लस आई। अगर इसका ग्राफ भी बनाए हम तो यहां पर आती है आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, क्लियर है। और उसके बाद
यहां से आपका सी शुरू होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के बाद, और इसके बाद यहां पर आपका एडी आता है, राइट। तो एडी में हमेशा किस चीज का गैप होता है, ये अगर सी है तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये लगातार ये गैप, ये वाला जो गैप है ये यहां पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ग्राफिकली एडी फंक्शन को आप कैसे निकाल सकते हो, बाय वर्टिकली एडिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्लियर है गाइस, क्लियर है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 1, यूनिटी मीन्स 1। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, तो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चे, एज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती जाती है, द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती रहती है इकोनॉमी में, तो कंजम्पशन इनकम से भी ज्यादा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है बच्चे, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कंजम्पशन में ज्यादा नहीं होता। जैसे जैसे लोग अमीर होना शुरू करते हैं या कोई इकोनॉमी अमीर होना शुरू करती है, तो धीरे धीरे उसकी सेविंग्स बढ़ती है, कंजम्पशन धीरे धीरे उसकी कम होनी शुरू हो जाती है, राइट। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। तो ये टोटल 10 एमसीक्यूज थे जो मैं आज लेकर के आया था। कल सुबह हम दोबारा से मिलेंगे, 20-25 एमसीक्यूज और मैं बना करके लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। और जो शेड्यूल था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी वीडियो में जाकर के दोबारा देखें क्या है टोटल शेड्यूल में। आपके 6 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट 30-30 नंबर के हैं रोज, और टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं आपको, और एक लास्ट में टेस्ट है आपका फुल कोर्स टेस्ट। टेस्ट में रोज शाम को 4 बजे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों पर पोस्ट करूंगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरे चैनल के बायो में भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल के बायो में, राइट। तो आप वहां से जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे कल मैं टेस्ट पोस्ट करूंगा, आप लोग टेस्ट करेंगे घर बैठ के, और उसके बाद 5 बजे मैं उस टेस्ट की आंसर की को वाईटी लाइव पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर आप अपनी क्वेरीज मेरे से लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, ओके। नहीं, उससे पहले कब, एमसीक्यूज के टाइम पे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, शाबाश, थैंक यू।